वेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। मैंने पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात किया था और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बात किया था। मैंने कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, वन वॉज लो लेवल लैंग्वेज, अदर वॉज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वॉज लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, वो 0 और 1 की भाषा होती थी। फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, इनमें हम इंग्लिश में बेसिकली प्रोग्राम्स करना स्टार्ट किए। उसके बाद फिर हमने उसमें भी 2 कैटेगरी के बारे में बात किया था, POP एंड OOP। POP स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड OOP स्टैंड्स फॉर OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ सेटबैक्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो फिर बाद में हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, कंप्यूटर इंजीनियर्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो लेके आए और जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सेटबैक्स थी, जो खामियाँ थी, उनको दूर करके उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, OOP लैंग्वेजेस दिया, जिसमें मैंने कहा था कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जो है वो जावा है। तो जावा के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा एडवांटेजेस ऑफ OOP। OOP की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हम OOP को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, OOP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा बात करना चाहते हैं, अगर ज़्यादा काम करना चाहते हैं OOP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। नंबर 1, द फर्स्ट थिंग इज दैट डेटा वैल्यूज आर सिक्योर। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो भी डेटा वैल्यूज है, सी प्रोग्राम मेक्स बाय 2 थिंग्स। नंबर 1 डेटा वैल्यूज एंड नंबर 2 फंक्शंस। डेटा वैल्यूज ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। डेटा वैल्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही कीमती होती है, क्योंकि वही फंक्शंस को ऑपरेट करती है। तो डेटा वैल्यूज हमारी है वो सिक्योर होनी चाहिए, उसको कोई मैनिपुलेट ना कर पाए, कोई उसको चुरा ना पाए, कोई उसको हाईजैक ना कर पाए। तो डेटा वैल्यूज जो है वो सिक्योर होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन मिस हैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड। कोई डेटा को अगर मिस हैंडल करना चाहता है, मेरे डेटा वैल्यूज़ के साथ कोई अगर इस तरीके का मैनिपुलेशन करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको हम उस मैनिपुलेशन को हम रोक सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम्स को बनाएं। तीसरा है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिकम्स ईजियर। मैंने पहले भी बात किया था कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में, मैंने पहले भी बात किया था डिबगिंग के बारे में। डिबगिंग मीन्स फाइंडिंग आउट एरर्स फ्रॉम ए प्रोग्राम। मैंने कहा था कि जब तक एक भी एरर अगर प्रोग्राम में होगा तो प्रोग्राम हमारा काम नहीं करेगा, और सारे एरर्स जब तक निकाल लिए नहीं जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं डिबगिंग ऑफ एरर्स। तो कंप्यूटर के टर्म्स में तो एरर डिटेक्शन मतलब कि फाइंडिंग आउट एरर्स और उनका करेक्शन और उनको करेक्ट करना, ये आसान हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूँगा, जैसे C++। वैसे तो C++ जो है हाफवे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, POP है, हाफवे OOP है। फुली न तो OOP है न तो POP है। लेकिन C है, जो C ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो फुली POP है। उसमें होता क्या था कि जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो इट वॉज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज कॉल्ड C। तो उसमें क्या होता था कि जब हम प्रोग्रामिंग करते थे और जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते थे तो होता ये था कि अगर 20 लाइन का सपोज प्रोग्राम है और उसमें हमने 6 जगह पे गलतियाँ की हैं, छोटी मोटी सिंटैक्टिकल। वैसे तो हम टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में बात करेंगे, बट अगर हमने छोटी मोटी 6 गलतियाँ की हैं, सिंटैक्स एरर्स हैं, कहीं कामा भूल गए, कहीं सेमीकोलन भूल गए, कहीं ब्रैकेट ओपन किए क्लोज करना भूल गए, तो वो 6 एक बार में लिस्ट बना के दे देता था और उसके बाद से लाइन नंबर्स के साथ
फिर हम सारे एरर्स को धीरे धीरे करके एक लाइन नंबर में से एरर्स को निकालते थे और फिर पूरा प्रोग्राम कंपाइल करके चलाते थे। जबकि ऐसा OOP में नहीं होता है। OOP में क्या होता है कि एक बार में सिर्फ एक एरर हो सकता है। प्रोग्राम को जब हम रन करने जाते हैं और एक एरर को जब हम निकाल लेते हैं तब वो नेक्स्ट एरर पे जाता है, फिर नेक्स्ट एरर को निकाल लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट एरर पे जाता है। इस तरीके से जब सारे एरर्स निकल जाते हैं, डिबगिंग हो जाती है, तब जाके हमारा प्रोग्राम चलता है और एग्जीक्यूट करता है और जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट हमको चाहिए होता है वो करके देता है। देन द फोर्थ वन इज ईजियर इन कोडिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मैंने कहा कि C और C++ में कोडिंग उतनी आसान नहीं होती थी। उसमें कोडिंग सपोज अगर 20 लाइन 25 लाइन का हमको कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, छोटा सा टास्क परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमको 20-25 लाइन मतलब हैवी कोडिंग करनी पड़ती थी और वो कोडिंग ईजी नहीं होती थी। लेकिन OOP में कोडिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की, कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, कितने भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, वो OOP में हम आराम से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की कोडिंग कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को आसानी से हम उनकी कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये हमने एडवांटेजेस के बारे में बात किया। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, एक नोट बना सकते हैं आप, और जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स और आगे आते जाएंगे आपके नोट्स बनते जाएंगे और धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएंगे। तो पहला, डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड, दिस इज OOP एडवांटेजेस। डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड, देन मिसहैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड, देन एरर डिटेक्शन and correction becomes easier, and then easier in coding complex programs। ये चार बहुत ही मोटे मोटे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि OOP is more advantageous than POP। OOP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़्यादा फायदेमंद हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तुलना में। ये तो हो गई बात एडवांटेजेस। अब हम आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ OOP। माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ OOP। OOP जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कुछ बेसिक सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये कार्य करता है, जिनके आधार पर ये मतलब प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, कर पाते हैं। तो वो बेसिक जो सिद्धांत हैं वो 5 सिद्धांत होते हैं और उन 5 सिद्धांत के आधार पे हम मतलब इस पर प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड आज मेरे लेक्चर का, इस लेक्चर का, इस सेशन का जो सेकेंड पार्ट है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ सेकेंड पार्ट पे। तो समझ लीजिए कि अभी इंटरवल हुआ, आप गए पॉपकॉर्न खाए और वापस आ जाएँ 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद, और फिर मैंने आप सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया। दिस इज आफ्टर इंटरवल पार्ट। और अब आपने कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया होगा मेरे ख्याल से, पॉपकॉर्न भी हाथ में ले लिया होगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैक टू द पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग ऑफ डिटेल्स, बैकग्राउंड डिटेल्स, हाइडिंग ऑफ बैकग्राउंड डिटेल्स। देखिए, जब आप कार चलाने बैठते हैं, व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग अ कार or when you start driving any vehicle like suppose bike or scooter whatever, so you see only the required things in front of you। जैसे कार चलाने आप बैठे तो आपके सामने स्टीयरिंग है, क्लच है, ब्रेक है, गियर है, हॉर्न है, और इंजन स्टार्ट किया और फिर आपने क्लच दबाया, ब्रेक गियर बदला और आगे गाड़ी धीरे धीरे मूव करने लगी। आपको इंजन में क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, तभी तो गाड़ी मूव कर रही है ना। अब क्या हो रहा है इंजन में? इंजन में क्या हो रहा है इससे कोई आपको मतलब नहीं है। आपके सामने जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, एक कवर लगा के बंद कर दिया। तो इंजन में क्या हो रहा है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर के का पार्ट है, वो जाने क्या हो रहा है। लेकिन कुछ तो हो रहा है तभी तो गाड़ी मूव कर रही है। अगर आपके घर में कहा गया कि चलो स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, तो आप जाते सिंपली, आपके घर में स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उस पर बटन्स लगे हुए हैं, आपने सिंपली बटन ऑन किया, पंखा चलने लगा, AC चलने लगा। क्या हो रहा है? यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट। आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो एक इलेक्ट्रीशियन के
की बात है कि उसने कैसे आपके घर में जो भी वायरिंग किया है, जो भी किया है, तो डिटेल्स को हाइड करना, डिटेल्स को बेसिक यूजर्स को ना दिखाना, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, उसको अपना प्रोग्राम चलाना है, आउटपुट लेना है। जब आप ATM मशीन में जाते हैं, सपोज कैश निकालते, तो आपके सामने एक प्रॉपर मेनू आता है, आप उस मेनू में अपना जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछता जाता है, वहाँ पर उसका आंसर आप करते जाते हो, और उसके बाद से आप कैश आप विड्रॉ करते हो, घर लेके चले आते हो, या अपना पिन चेंज कर सकते हो, या व्हाटएवर अपना बैलेंस अमाउंट दे सकते हो। तो डिटेल्स को हाइड करना, हाइडिंग ऑफ बैकग्राउंड डिटेल्स, दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ओ। ये सबसे पहला बेसिक सिद्धांत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम दूसरे पे आए हैं, दिस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने डॉक्टर को 10 अपनी बीमारियां बताई, 10 प्रॉब्लम्स बताए, सपोज 4 प्रॉब्लम बताए, 6 प्रॉब्लम बताए। डॉक्टर्स ने चुपचाप आपके प्रॉब्लम्स को सुना, फिर सुनने के बाद वो 4 दवाइयाँ लिखता है, 2 दवाइयाँ लिखता है, 4 दवाइयाँ लिखता है, जो भी लिखता है। वो लिखने के बाद जब डॉक्टर लिख लेता है, तो फिर आप उन दवाइयों को परचेज करते हैं और खाते हैं और ठीक रहते हैं। सून गेट वेल सून, मतलब आप स्वस्थ रहते हैं, फर्स्ट क्लास मस्त। तो अब आपको नहीं पता है कि ये तो उस डॉक्टर के स्टडी का परिणाम है कि उसने आपको दवाइयाँ लिखी और वो केमिकल्स लिखे जो आपकी बॉडी में चाहिए उस समय बीमारी को दूर करने की। तो वो केमिकल्स आपको नहीं पता है और आपको उसको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। उसके लिए उस डॉक्टर ने 10 साल मेहनत किया है, तब जाके वो लिख पा रहा है। तो वैसे ही है इनकैप्सुलेशन। टू इनकैप्सुलेट मीन्स टू रैप अप। एक जैसे रैपर किसको बोलते हैं, प्लास्टिक की एक पन्नी होती है, उसको रैपर बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो रैपिंग करना किसका, हमने कहा कि एक प्रोग्राम जो है, बाद में हम इसमें भी आएंगे और डिटेल में आएंगे अगले सेशंस में। पहले आप ये समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो उस प्रोग्राम को चलाती हैं, जो चलाने में मदद करती हैं। पहला होता है उसका डेटा मेंबर उस प्रोग्राम के अंदर, और दूसरा होता है उसके मेंबर फंक्शंस। तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट में बंद करना और डिटेल्स को हाइड करना, दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और वो सिंगल यूनिट क्या है, क्लास। दिस सिंगल यूनिट इज नोन एज क्लास। इसको हम बोलते हैं क्लास। तो हमने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन इज द वे टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन के जरिए हम एब्स्ट्रैक्शन को पाते हैं। विदाउट इनकैप्सुलेशन हम एब्स्ट्रैक्शन नहीं पा सकते, हम डिटेल्स हाइड नहीं कर सकते। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था, दूसरा प्रिंसिपल था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे हम अपने फोर फादर्स की प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट करते हैं, उनकी तरह दिखना, उनकी तरह चलना, उनकी तरह बात करना, उनकी तरह कुछ एटीट्यूड होना, और फिर कुछ अपने भी हम इनबिल्ट कर लेते हैं, अपने आदतें डेवलप कर लेते हैं, अपने बात करने का स्टाइल थोड़ा बदल लेते हैं, थोड़ा चलने फिरने का स्टाइल बदल लेते हैं। लेकिन डीएनए नहीं बदलता है, डीएनए वही होता है जो हमारे फोर फादर्स का था, वही डीएनए मेरा है, वही डीएनए आपका भी होगा। तो डीएनए नहीं बदलता है। तो तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो तीसरा प्रिंसिपल है, और ये बहुत ही फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनहेरिटिंग द फीचर्स टू सेव रिसोर्सेज। जैसे किसी ने सपोज एक क्लास बनाया, उसका नाम दिया कैलकुलेटर, एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम दिया कैलकुलेटर। अब वो उसमें बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वो प्रोग्राम लिखा गया है। फॉर एग्जांपल बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर टू फाइंड रिमाइंडर। तो अब अगला कोई है प्रोग्रामर, उसको प्रोग्राम बनाना है, तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए सपोज वो साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना चाह रहा है, जिसमें उसको स्क्वायर रूट भी निकालना है, टैक्सेस भी कैलकुलेट करना है। लेकिन बेसिक तो उसको चाहिए ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर निकालना, तो ये बेसिक तो चाहिए। तो अगर उसको पता चला कि अच्छा भाई इसने प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम रखा है कैलकुलेटर, और मैं बना रहा हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो जो बेसिक उसने 4-5 फंक्शंस लिखे हैं, पाँच ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, 5 ऑपरेशन के लिए 5 फंक्शंस उसने अपने प्रोग्राम में डाले, एक प्रोग्राम। तो जो अगला प्रोग्रामर है वो कहेगा कि उसके परमिशन से वो चाहे तो उसके
फंक्शंस को इनहेरिट कर सकता है अपने क्लास में और उसका नाम दे सकता है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। और वो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है स्क्वायर रूट भी निकाल सकता है, क्यूब रूट भी निकाल सकता है, या टैक्सेस भी कैलकुलेट कर सकता है, जो व्हाटएवर। लेकिन वो जो 5 फंक्शंस उसने लिखे थे उसको लिखने में जो टाइम और पैसा जो खर्च हुआ होगा, जो रिसोर्सेज लगे होंगे, वो रिसोर्सेज को उसने सेव किया अगले प्रोग्राम में। तो इनहेरिटेंस इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ OOP एंड वेरी गुड फीचर ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, जो है व्हील्स आर नॉट री इन्वेंटेड एवरी डे। हमको पता है कि पहिए का आविष्कार एक बार हुआ था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के टाइम, और आज भी वही पहिया चल रहा है। पहिया रोज़ रोज़ तो हम लोग इन्वेंट करते नहीं हैं। हाँ, पहिया जो उस समय था उसका शेप साइज जो था उसको हमने ज़रूर चेंज किया थोड़ा। हवाई जहाज़ में लगने वाला पहिया अलग होता है, ट्रक में लगने वाला पहिया अलग होता है, साइकिल में लगने वाला पहिया अलग होता है, पहिया वही है। तो वही चीज़ है। इसी तरीके से इनहेरिटेंस आज भी हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और बहुत ही सक्सेसफुली यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। अब जो चौथा फीचर है, दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? अगर आप सिंपल इंग्लिश के टर्म्स में जाएंगे तो पॉली का मतलब होता है मेनी। तो पॉली स्टैंड्स फॉर मेनी मतलब वो वन थिंग शोज डिफरेंट बिहेवियर। अगर कोई एक ही चीज़ है और डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही है डिफरेंट कंडीशंस में, तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब जैसे अभी तो मैं स्मार्ट वॉच पहना हुआ हूँ, आई कैन नॉट शो यू, बट जैसे नॉर्मल वॉचेज में आपको पता है कि रेडियम लगा होता है। तो रेडियम की वजह से क्या होता है कि रेडियम एक आपके पीरियोडिक टेबल का एक सब्सटेंस है, और वो एक पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस है। क्यों पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए है क्योंकि वो वॉचेज में लगाते हैं कि अगर अंधेरे में भी आप जाएं तो वो, अगर नॉर्मल लाइट में आप रहेंगे तो वाइट दिखेगा, आप अंधेरे में जाएंगे तो वो ग्रीन दिखने लगता है। आजकल रिमोट्स में भी वो डाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इसका, इस पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस का, रेडियम का, ताकि अगर अंधेरा भी हो तो आप रिमोट में आसानी से चला सकते। तो वो वही ये जो टर्म, ये जो इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा था तो मैं आपको बताना भूल गया। इनहेरिटेंस जो है ये दिस टर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द बायोलॉजी, बट दिस टर्म पॉलीमॉर्फिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द केमिस्ट्री। इसको केमिस्ट्री से लिया गया कि जो आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ सब्सटेंसेस जो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर शो करते हैं, वहाँ से उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाए हैं, हमारे डेवलपर्स लाए हैं। तो जैसे आप अब यहाँ पर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे देखिए आप फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का काम क्या होता है? जोड़ना। सीधे देखें प्लस ऑपरेटर क्या करता है? जोड़ता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब जोड़ना मतलब कि 2 + 3 अगर लिखा है तो प्लस ऑपरेटर क्या देगा आपको? 5, सिंपल। और अगर सपोज अगर आपने लिखा एक तरफ एक वर्ड लिखा और दूसरी तरफ दूसरा वर्ड लिखा, वर्ड हम बोलते हैं नॉर्मल टर्म में, लेकिन प्रोग्रामिंग की भाषा में जब हम आते हैं, व्हेन इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, देन वी से देम स्ट्रिंग्स। हम उनको स्ट्रिंग्स बुलाते हैं, ना कि वर्ड्स। वर्ड्स तो बहुत ही जनरल सा टर्म हो गया, लेकिन स्पेसिफिकली प्रिसाइजली हम उनको स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो जैसे जावा एक स्ट्रिंग हो गया, प्रोग्रामिंग एक और स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब कि 1 कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर, दैट उस पर भी हम बाद में आएंगे और कायदे से डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट सेशंस में। लेकिन जैसे 1 कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वेल इनक्लोज्ड इन पेयर ऑफ डबल कोट्स, जब उनको हम डबल कोट्स में बंद कर देते हैं तब प्रोग्रामिंग में हमको स्ट्रिंग्स बुलाते हैं। तो जब 2 स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जावा प्रोग्रामिंग। ये देखो रिजल्ट जावा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एडिशन। जो 2 + 3 था, ऑपरेटर वही है, आप देखिए ऑपरेटर वही है 2 +, और वो देख रहा है कि उसके दोनों साइड में अगर न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो उनको ऐड कर रहा है। और जब देख तो दिस इज नोन एज एडिशन। उसको क्या बोलते हैं? एडिशन।
और यहाँ पे जब वो देख रहा है ऑपरेटर, वही है ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, जब वो देख रहा है कि यहाँ दोनों साइड में स्ट्रिंग्स हैं, मतलब वर्ड्स हैं, सिंपल टर्म, तो वर्ड्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं, तो वो क्या कर देगा, कॉन्केटेनेट कर देगा। दिस इज नोन एज कॉन्केटेनेशन। तो कॉन्केटेनेट करके विदाउट एनी स्पेस इट विल प्रोवाइड यू जावा प्रोग्राम। तो दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। और इस पे पूरा एक जो है आप पूरा एक चैप्टर ही है, दैट इज नोन एज ओवरलोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो मैं और डीप में आपसे बाद में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट सेशंस में। अभी पहले आप इसको रफली इतना समझिए कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, और मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। अब मैं लास्ट जो प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उस पर आ रहा हूँ, डायनामिक बाइंडिंग। अब ये जो है बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, ऑल्सो कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। देखिए, हमने कहा है पहले भी कि डेटा मेंबर्स और फंक्शंस की दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके प्रोग्राम्स को चलाती हैं। तो प्रोग्राम को चलाने के लिए इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और इन दोनों चीज़ों का मेल मिलाप हो जाना चाहिए अगर हमको एक एफिशिएंट प्रोग्राम चाहिए। तो कब, कंपाइलेशन प्रोसेस के टाइम में, ना कि एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम में देखिए दोनों टाइम्स अलग अलग होते हैं। कंपाइलेशन टाइम वो होता है जब हम प्रोग्राम पूरा लिख लिए, अब हम उसको कंपाइल कर रहे हैं और एरर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई एरर तो नहीं है, तो वो टाइम जो होता है कंपाइलेशन टाइम होता है। तो कंपाइलेशन के टाइम पर अगर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों का मेल मिलाप हो गया, दोनों एक दूसरे को समझ गए कि भाई डेटा मेंबर हमने दिया है कि क्या क्या कौन कौन से डेटा को यूज़ करना है, और फंक्शन लिखा है कि उन डेटा को यूज़ करके क्या परफॉर्म करना है। तो अगर ये दोनों का मेल मिलाप हो गया समय पे, कंपाइलेशन टाइम पे ही, तो फिर एग्जीक्यूशन टाइम में हम बहुत ही एफिशिएंटली प्रोग्राम को चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं एकदम घोड़े की स्पीड से। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और फास्टर बनाता है। तो आज मैंने बहुत सारी बातें की आपसे, वो भी एडवांटेज के बारे में बात किया। एक बार मैं फिर से फटाफट आपको रिकैप कर दे रहा हूँ, और वो भी एडवांटेज आप सब नोट कर सकते हैं। सारा बोर्ड आपके सामने है, आप नोट्स बना सकते हैं। फर्दर मेरा नंबर भी आपको जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर लेके मुझको कॉल भी कर सकते हैं, और आगे फर्दर भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग इज डेटा वैल्यूज आर सिक्योर्ड, द सेकेंड थिंग इज मिसहैंडलिंग ऑफ डेटा इज प्रोटेक्टेड, द थर्ड थिंग इज error detection and correction becomes easier, and the fourth is easier in coding complex programs। ये हो गया एडवांटेजेस के बारे में रिकैप। अब हम रिकैप करते हैं प्रिंसिपल्स को, जो सिद्धांत है 5 बेसिक सिद्धांत जिन पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करता है। 5 बेसिक सिद्धांत होते हैं, और ये पाँचों मिलकर एक मुट्ठी बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मुट्ठी बनती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, फिर इनकैप्सुलेशन, रैपिंग अप डेटा एंड प्रोसेस टुगेदर इन सिग्निफिकेंट क्लास। और इनकैप्सुलेशन इज द वे टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन, जो मैंने कहा कि इनकैप्सुलेशन के जरिए ही एब्स्ट्रैक्शन को पा सकते हैं। फिर इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ वन क्लास बाय अदर क्लास। देन पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर शो करना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे हम जैसे प्लस ऑपरेटर का एक सिंपल एग्जांपल दे के आपको बता दिए, आपको हमने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसमें पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं जो मैं आगे के सेशंस में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर डायनामिक बाइंडिंग मतलब कि मेल मिलाप डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का, कब, कंपाइलेशन टाइम पे, ना कि एग्जीक्यूशन टाइम पे, जिससे कि हमारा प्रोग्राम थोड़े की स्पीड से एग्जीक्यूट कर जाए और धनाधन आउटपुट मिलना शुरू हो जाए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।